डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की साहित्य अध्ययन पीठ के तहत काम कर रहे देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र की इस व्याख्यानमाला की दूसरी कड़ी में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं स्वागत करूंगा मंच पे सबसे पहले प्रोफेसर राजीव भार्गव, जो आज हमारे मुख्य वक्ता हैं, वो पधारें। फिर मैं आदरणीय प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, जो हमारी कुलपति हैं, वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर नितिन मलिक, जो हमारे कुल सचिव हैं, वो स्थान ग्रहण करें। और प्रोफेसर सत्यकीर्त सांकृत, जो कि साहित्य अध्ययन पीठ के अधिष्ठाता हैं, मेरा अनुरोध है कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, आप प्रोफेसर भार्गव का स्वागत करेंगी शॉल पहनाकर और पौधा देकर। ये भिन्न तरीके से सामने ला रहा है। अब मैं डॉक्टर नितिन मलिक से अनुरोध करूंगा कि वो प्रोफेसर लाठर का स्वागत करें। अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अनु सिंह लाठर से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें। थैंक यू अभय जी। गुड इवनिंग एवरीवन। देशिक हमारा जो सेंटर हमने शुरू किया और जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया, अभय जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उस श्रृंखला में आप बार बार रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। और हमारा ये संकल्प था कि इस सेंटर को हम उस लेवल पे ले जाएंगे जहाँ पूरे भारतवर्ष में लोग यहाँ की हुई रिसर्च, यहाँ के किया हुआ काम जो है सब तक पहुँचेगा। और वो काम शुरू हो गया है। सेमिनार कराना, कॉन्फ्रेंसेस कराना, सिंपोजियम कराना भी उसका हिस्सा था। तो अभय जी को बहुत बधाई। अभय जी के टीम के सब मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई। सब हमारे मेम्बरान्स को, हमारे फैकल्टी मेंबर्स को जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। प्रोफेसर सलील भी आज आए हुए हैं। आदरणीय प्रोफेसर राजीव भार्गव जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और जब बातचीत हो रही थी भार्गव जी से, तो कह रहे थे कि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हूँ। तो वाकई आपकी बातें बिल्कुल फ़िलासफ़ी वाली थी और बहुत ही गहरी थी। कुछ चीज़ों से मैं रिलेट कर पाई और कुछ चीज़ों से मैं रिलेट नहीं कर पाई। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप सोचते हैं, विचार रखते हैं, विचार करते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, तो कॉमन बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है कॉमन प्लेटफॉर्म पे आता ही है। चाहे वो डिनायल मोड में आए, चाहे वो एक्सेप्टेबल मोड में आए, उसे समझ और पकड़ तो होती ही है। आपने कल्चरल इनजस्टिस की बात कही और ये भी कहा कि भारत में जितने भी कॉलोनियलिज्म के एक्सपेरिमेंट्स हुए या यूरोपियन देशों के मुकाबले जो उन्होंने कॉलोनाइज अफ्रीका में किया या बाकी देशों में किया, भारत में शायद उसका इतना प्रभाव नहीं था। और हम अपनी संस्कृति को समेटते हुए आज भी बहुत ही सिविलाइज्ड और सभ्य समाज हैं। और उसका रिज़ल्ट ये है कि इसमें डिबेट हो सकती है मैडम, बहुत सारी डिबेट ये हो सकती है कि हम असभ्य कहाँ हैं और पूरी तरह से हम सिविलाइज्ड कहाँ नहीं हैं। फिर भी इतने अतिक्रमणों के बाद भी हम अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी भाषा की वैरायटी, डाइवर्सिटी सबको लिए हुए चल रहे हैं। मैं आपसे, क्योंकि हम सारे सोशल साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं, तो एक अपील ये भी है कि बंद कमरों में बातचीत तो बहुत अच्छी बात है और एकेडमिक डिस्कशंस भी बहुत अच्छी बात है, एकेडमिक रिसर्चेस भी बहुत अच्छी बात है। जब तक ये सब बातें कहीं ना कहीं समाज में पॉलिसी लेवल पे नहीं आती हैं, तो समाज में बदलाव नहीं आता है। तो सोशल साइंटिस्ट की जितनी भी भावनाएं हैं, उनकी अपनी आलोचना है या कुछ भी है,
वो विचारात्मक तौर पे जो है पॉलिसी लेवल पे और कंटेंट में, करिकुलम में भी आना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ कि हिंदी मेरी नेचुरल भाषा नहीं थी। ये मैं कई बार बताती हूँ क्योंकि मेरी ब्रिंगिंग अप साउथ में हुई और कॉन्वेंट, टिपिकल कॉन्वेंट में मैं पढ़ी। तो हिंदी मैंने बड़ी मेहनत से सीखी और बाइलिंगुअल मैं बात करती हूँ ताकि अपनी भाषा को मैं उतना ही एंजॉय कर सकूँ। बोलने चाली वाली भाषा तो सबको आती ही है, पर साहित्यिक तौर पे जुड़ना थोड़ा कठिन काम है। तो मैं नर्सरी राइम्स को याद करती हूँ जो मैंने सीखी और जो मेरे बच्चों ने भी सीखी, आपके बच्चों ने भी सीखी। तो सैमुअल आर्नोल्ड की बड़ी फेमस नर्सरी राइम है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। भारतीय बच्चे की सोच में जैक और जिल की कन्फ्यूजन है कि जैक लड़का है, जिल भी लड़का है या लड़की है, क्योंकि उसकी शब्दावली में नहीं है, उसके कंटेक्स्ट में नहीं है, उसके कल्चर में नहीं है, उसने देखा नहीं है, उसने पाया नहीं है, ना ही ऐसे कैरेक्टर्स आसपास देखे हैं। एंड जैक एंड जिल गो अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। हमारे यहाँ पानी लेने नीचे जाते हैं और जैक एंड जिल जो है पहाड़ पे पानी लेने जा रहे हैं। ये भी कहीं रिलेट नहीं हो पाता है। मैं तो कभी रिलेट नहीं कर पाई इस बात से, और कई बार सवाल पूछा कि पहाड़ पे पानी कैसे लेने जाते हैं, पानी ने तो नीचे ही आना है किसी भी फॉर्म में, तो जैक एंड जिल जो है पहाड़ पे क्यों गए पानी लेने के लिए। देन जैक फेल डाउन, जैक जो है वो गिर गया। क्यों गिर गया, क्या हुआ उसके साथ। देन जिल केम टम्बलिंग आफ्टर, जिल को किसने धक्का दिया, जैक तो पहले ही लुढ़क के आ गया था। तो इस तरह की पोएम्स नर्सरी राइम्स जब सिखाएगी बड़ी एब्सर्ड थी। दूसरी पोएम है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन माई फेयर लेडी, बिल्ड इट अप विद आयरन बार्स माई फेयर लेडी। ये नर्सरी राइम जो है ये लिखी गई थी उस समय में जब लंदन ब्रिज वाकई ही फॉलिंग डाउन की स्टेज पे था और पब्लिक क्राई थी कि उसे ठीक किया जाए, और गवर्नमेंट जैसे नहीं सुनती है वहाँ भी नहीं सुन रही थी। तो इस तरह की राइम बनाई गई, पोएम्स बनाई गई, और ये उनके लिए तो रेलेवेंट थी, पर हमारे लिए वो रेलेवेंट बिल्कुल नहीं थी। पर हम अपने बच्चों को आज तक वो पोएम्स सिखा रहे हैं। 2 हिंदी की पोएम्स आपको बताऊंगी जिससे हमारे बच्चे एकदम से रिलेट करते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, 2 दिन रखो तो सड़ जाएगी। बहुत सिंपल, और इस डिस्क्रिप्शन में मछली के बारे में ज्ञान भी हुआ। एक और पोएम है जो मैंने नहीं पढ़ी, ये सब मैंने बाद में सीखा है। चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई, चुन्नू बोला मैं भी लूँगा, मुन्नू बोला मैं भी लूँगा। झगड़ा सुन के माता आई, मम्मा आई, उन दोनों को चपत लगाई। आधा ले तू चुन्नू भैया, चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा, आपस में ना झगड़ा करना, मिलजुल के है सदा ही रहना। Look at the lovely message these poems give to our children. उन्हें ये समझ आता है कि किस तरह से मिलजुल के रहना है, रसगुल्ला बांट के खाना है। Relevance of literature is my concern for all the social scientists who are here, who are sitting here, who are sitting outside and doing lot of research. तो मेरी अपील हम सब से है, उसमें मैं भी हूँ, कि किस तरह से हम जो भी बातचीत करते हैं उसको हम विचारों से निकाल करके एक्शन में और अपनी पॉलिसी में कैसे लाएं, वो बहुत ज़रूरी है। कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है तो हम ज़्यादातर ब्रिटिशर्स को याद करते हैं, फ्रेंच को याद करते हैं, पोर्चुगीज़ और डच को याद करते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो
उसको कॉलोनियलिज्म नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे ये हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर्स बताएंगे कि जब मुग़ल भारत में आए हमारी संस्कृति को रोंदा गया, हमारी भाषा में बदलाव आया और तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन हुआ। तो जब ये सब हुआ तो उसकी बात भी हमें समाज में करनी चाहिए। तो कॉलोनियलिज्म वहीं नहीं ख़त्म होता है, ये बहुत सारे सोर्सेस से होता है। जैसे हम कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म कई तरह से है, सेटलर आते हैं वो कॉलोनाइज़ करते हैं, सरोगेशन के थ्रू कॉलोनियलिज्म होता है, और कमर्शियल पर्पसेस के लिए कॉलोनियलिज्म होता है, फिर इंटरनल कॉलोनियलिज्म होता है। भारत में हर तरह का कॉलोनियल अटैक हुआ, हर लेवल पे हुआ, फिर भी हम अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं और समेटे हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ने का मौका लगा। पुस्तक का नाम है इंडियन समर, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ एन एम्पायर, एंड द ऑथर इज एलन वॉन टॉन्जलमान. He is a British historian who wrote in 2007. The book was published recently. I would like to quote from there. In the beginning, there were only two nations. One was a vast, mighty, and magnificent empire, brilliantly organized and culturally unified, which dominated a massive swath of the earth. The other was an underdeveloped, semi-feudal realm driven by religious factionalism and barely able to feed its illiterate, diseased, and stinking masses. First nation was India, and the second was England. Year was 1577. तो जब हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की, तो आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि जब ब्रिटिशर्स छोड़ के भी चले गए तो उनकी लेगेसी रही। बारबाडोस एक कैरेबियन आइलैंड्स में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको 1962 में आफ्टर 400 years इंडिपेंडेंस वाज गिवन, बट इट वाज नॉट इंडिपेंडेंट. क्वीन वाज द क्राउन हेड. आपको जान के बड़े आश्चर्य होगा कि पूरी तरह से उसका इंडिपेंडेंस 2021 में हुआ, सिर्फ 2-3 वर्ष पहले. तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर की क्या अपरूटमेंट हुई और किस तरह से हुई. हम बहुत सारी डाइवर्सिटी की बात करते हैं और हम बहुत सारे इनजस्टिस, इनइक्विटी, इक्विटी सब की बात करते हैं, पर इन सब के बाद कल्चरल होमोजेनिटी की तरफ हम जा रहे हैं. एजुकेशन के थ्रू जा रहे हैं, अपनी विचारधारा के थ्रू जा रहे हैं, डाइवर्सिटी पे बहुत सारे सवाल उठाते हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं. भारतीय चेतना भी के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते, घबराते हैं बात करते हुए, और इंडियन कॉन्शियसनेस पे बात करते हुए बहुत घबराते हैं. सच बोलने से परेशान होते हैं, ये मानते हैं कि सच बोलेंगे तो पता नहीं कितने लोग इससे क्या कहेंगे, तारुफ नहीं रखेंगे. हम इन चीज़ों से भी घबराते हैं. तो जो हमारी भारतीय चेतना है उसे भी हमें जीवित रखना है, और उसके बहुत से तरीके हैं. आज मेरा भाषण नहीं है और भाषण राजीव जी का था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी. सेकुलरिज्म की बात और डिस्कशन में बातचीत आई तो उस पर मैं कहना चाहूँगी, सेकुलरिज्म टोटली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था और बहुत मिसफिट रहा हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिव था. तो जब इतना सेलेक्टिव था तो वो जस्टिफाई हो ही नहीं सकता था, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी नहीं थी. सब कुछ राजनीति और वोट बैंक के लिए हो रहा था, और धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सिर्फ राजनीति और वोट बैंक हो रहा था. नास्तिक होना, भगवान को ना मानना, संस्कृति को नकारना भी था.
अगर कोई रिलीजियस है तो वो अनपढ़ है, वो गंवार है और उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। और संस्कृत भाषा पे आते हैं कि संस्कृत को ऐसा मान लिया गया कि ये वो भाषा है जो पाखंडियों की भाषा है, जो कर्मकांडों की भाषा है, इसलिए संस्कृत खराब है, इसलिए संस्कृत जो है ये मरती भाषा है और ये जीवित नहीं रह सकती। इन चीज़ों पे भी हमें सोचना है। एलिटिसिज्म सब कुछ नहीं है। जब हम देसी कहते वो देसी है, तो देसी मतलब वो भारतीय है, उसमें कोई खराबी नहीं है। ये बात हमें याद रखनी है। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर मैं इसे संक्षिप्त में कहना चाहूँगी। मैं राजीव जी की बात पे आती हूँ। आपने कहा कि रिलीजन जो है यहाँ भारतवर्ष में एलियन था, बाहर से आया। आज तो समय नहीं है, पर मैं आपसे इस पे बातचीत करना चाहूँगी ज़रूर। दूसरी बात, आपने कहा दर्शन हमारे पास नहीं था। ऐसा मेरा मानना नहीं है। हमारे हर धर्म के साथ दर्शन था और उस दर्शन ने ही हमारा मार्गदर्शन किया। मैंने कहा था दर्शन है, उन्होंने कहा दर्शन है। दर्शन है, अच्छा। फिलॉसफी दर्शन है, दर्शन का एक स्वरूप है। ओके। गुरु गोबिंद सिंह ने जब पंथ चलाया तो उन्होंने एक बेसिक फिलॉसफी दी, संत भी बनो ते सिपाही भी बनो, राइट। एंड वो फिलॉसफी, वो स्पिरिट हर पंजाब में हर व्यक्ति में पाई जाती है। जब वो संत होते हैं तो बहुत ही सात्विक, उन जैसा ह्यूमैनिटेरियन काम कोई दुनिया में नहीं कर पाता है। और जब वो सोल्जर होते हैं तो उन जैसा टफ कोई नहीं है। तो ये फ़िलॉसफी है और ये रिलीजियस फ़िलॉसफी है, और यही सिखिज़म की स्ट्रेंथ भी है कि वो संत भी हैं और वो सिपाही भी हैं। गोरे और काले की तुलना की बात आपने जब कही तो आपने कहा कि क्योंकि एलिनेशन है कहीं, उनमें एक भावना है, हीन भावना है। ये सब फिनोमेना इतना सिंपल नहीं है। मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजी की हूँ मैं, तो ये बहुत कुछ साइकोलॉजिकल है, ये भी समझें आप। ये खाली एस्पेक्ट एलिनेशन का नहीं है, ये लो सेल्फ एस्टीम का भी है, और ये मनोवैज्ञानिक तौर पे हम मानते हैं। उन समाजों में जहाँ पे इवन हमारे अपने समाज में हम देखते हैं कि रंग का भेदभाव थोड़े थोड़े रंगों पे भी है, थोड़े थोड़े रंगों पे भी है, वो अंदर की हीन भावना है। उसका आंसर मनोवैज्ञानिक तौर पे आएगा। तो आज का एड्रेस बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था। कुछ सवाल मेरे मन में हैं, राजीव जी से पर्सनली पूछूंगी, बात करूंगी उनसे। और आप लोग सब आए, इतना समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे AUD सेंटर से आप सब जुड़े रहें, और जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज़ टू कंट्रीब्यूट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर लाठर। मैं अब हमारा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर जा रहा है, और मैं प्रोफेसर सत्यकेत, अपने मित्र प्रोफेसर सत्यकेत जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वत समाज के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से आज का जो वक्तव्य है वो उत्तेजक तो रहा ही, बहुत सारे प्रश्न को भी खड़ा कर गया है, और बहुत सारी बातें इस वक्तव्य के बाद जो मेरे मन में उमड़ घुमड़ रही थी, उसका लगभग सारा जवाब हमारी कुलपति महोदय ने दे दिया है अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में। लेकिन मैं इसके बाद भी समझता हूँ कि इस उद्बोधन की जो एक बात है कि सौभाग्य की बात है कि भारत इस परिस्थिति से बच गया, यानी अतीत को नष्ट किए जाने की परिस्थिति से, यह व्याख्यापेक्षी है। अतीत तो अतीत होता है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। मैं अपनी कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह लाठर जी को धन्यवाद देकर उनके कोप भाजन का शिकार नहीं बनना चाहता हूँ।
क्योंकि यह सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हीं की दी हुई है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसमें मैं धन्यवाद क्या दूं। हाँ, मैं इस बात के प्रति उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो कुछ भी हिंदी को दिया है, हिंदी बैकग्राउंड की नहीं है, उनके आने के बाद जिस तरह से हिंदी विकसित हुई है वो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए उनको मैं बधाई देता हूं। मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई।